आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों के बाद मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। एबीपी न्यूज से कहा, किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक आज एनसीबी के डीजी से कर सकते हैं मुलाकात। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच शुरू की। जांच टीम मुंबई जाकर बयान दर्ज करेगी। दिल्ली में भी दर्ज हो सकता है बयान। आर्यन केस में वसूली के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने मुंबई की सेशंस कोर्ट में कहा, मेरी छवि खराब करने और जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। एनसीबी और एनसीबी के बीच झगड़ा और बढ़ा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले, वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म छिपाया, फर्जी आदमी है। वानखेड़े ने आरोपों को बताया झूठा। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सईल का एनसीबी पर बड़ा आरोप। कहा, शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ में एनसीबी की डील फाइनल हुई थी। 10 करोड़ रुपए वानखेड़े को जाने थे। समीर वानखेड़े पर लेन देन का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सईल को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी। प्रभाकर की सुरक्षा में एक कांस्टेबल तैनात। आर्यन केस में फरार चल रहा गवाह किरण गोसावी लखनऊ के मणियाव पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेगा। एसएचओ मनोज सिंह का सरेंडर की बात से इनकार। कहा, कोई सरेंडर नहीं कर रहा। मुख्य गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस जल्द लखनऊ रवाना होगी। अगर गोसावी ने सरेंडर नहीं किया तो लखनऊ में ही तलाश करेगी पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, क्रूज ड्रग्स केस में कोई व्यक्ति मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस केस दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। समीर वानखेड़े पर एक्शन की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक फर्जी दस्तावेज मामले में महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। गृह विभाग के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार सभी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद लेगी फैसला। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल ने मुंबई पुलिस के समन का ईमेल से जवाब दिया। 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी रहते हुए नेताओं की फोन टैपिंग का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। आतंकियों ने काकापोरा इलाके में ग्रेनेड से सेना के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जवानों के साथ खाना भी खाया। शाह ने सीआरपीएफ कैंप में ही रात्रि विश्राम किया। सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा, आपकी बहादुरी की वजह से देश के लोग घरों में चैन से सोते हैं। मैं यहां जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूं। श्रीनगर में हुंकार भरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह डल झील पहुंचे। हाउस बोट के फेस्टिवल का किया उद्घाटन। क्रूज की सवारी का भी लुत्फ उठाया। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का बेखौफ अंदाज दिखा। श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया। बोले, दिल से डर निकाल दीजिए। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले अमित शाह। लोगों से बोले, डर निकालिए, मैं यहां बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपसे दिल खोलकर बात करने आया। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। माता की आरती के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। चुनावी राज्यों में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। यूपी को पीएम मोदी का तोहफा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 अस्पतालों का लोकार्पण भी किया।
पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले परिवारवादियों ने यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल चलाई, अखिलेश का पलटवार, कहा हमारी साइकिल महंगे पेट्रोल से नहीं चलती, इसलिए सरकार परेशान। यूपी के अयोध्या दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह रामलला के दर्शन करेंगे, कल सरयू घाट पर की आरती, भाषण से पहले लगाया जय श्री राम का नारा, कहा सबको मिले अयोध्या आने का सौभाग्य। यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, ललितेश पति त्रिपाठी ने थामा टीएमसी का दामन, सिलीगुड़ी में ममता और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। मिशन यूपी पर आएगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छठ पूजा के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। यूपी की चुनावी लड़ाई अब अस्पताल पर आई, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। तारापुर उपचुनाव को लेकर एक्शन में एनडीए, कानून मंत्री प्रमोद कुमार और बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव का जनसंपर्क अभियान, तारापुर में उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लालू यादव पर निशाना, बोले हमें वोट देंगे तो हम आपका विकास करेंगे, उनको वोट देंगे तो वो अपना विकास करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, उपचुनाव में जनता ने आशीर्वाद दिया, अब चुनौती कहां रही, ये आरजेडी नहीं जनता और सरकार के बीच की लड़ाई। तकरीबन 3 साल बाद अब बिहार उपचुनाव में प्रचार करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, 27 अक्टूबर को रैली को संबोधित करेंगे। जमानत मिलने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू। पप्पू यादव का लालू यादव पर निशाना, कहा पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू यादव, आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। राजनीति से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान, बोली पहले 15 किलोमीटर था तब अंदर आकर गोली चलाते थे, अब उन्हें 50 किलोमीटर तक लाने की कोशिश है। पंजाब में सर्वदलीय बैठक में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा केंद्र सरकार अपना फैसला तुरंत वापस ले, सिद्धू बोले केंद्र की पंजाब पर कंट्रोल की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने हरीश रावत पर उठाए सवाल, कहा पंजाब कांग्रेस जैसी अराजकता देखी नहीं। हरीश रावत बोले हालात ठीक है, ऐसे बयानों की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम से संबंधों के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, कई नेताओं के साथ अरूसा की पुरानी तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की, पूछा क्या ये सब भी आईएसआई एजेंट है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की। खाद्य तेलों की कीमत को लेकर केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की, केंद्र ने राज्यों को स्टॉक सीमा आदेश जारी करने और लागू करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की सुबह 10:30 बजे बैठक, महंगाई, विधानसभा चुनाव और कांग्रेस सदस्यता अभियान के मुद्दे पर चर्चा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष होंगे महंत रविंद्रपुरी, प्रयागराज की बैठक में 13 में से 8 अखाड़ों में महंत रविंद्रपुरी को चुना अध्यक्ष, महंत नरेंद्र गिरी के निधन से खाली था पद। पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, सचिन, सहवाग, इरफान पठान, गौतम गंभीर और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने शमी का समर्थन किया। स्वागत है आपका और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के आइडाहो में शॉपिंग मॉल में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक संदिग्ध शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अभी पुलिस ने और जानकारी देने से इनकार किया है, जांच जारी। और खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों के बाद मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। एबीपी न्यूज से कहा किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार, सूत्रों के मुताबिक आज एनसीबी के डीजी से कर सकते हैं मुलाकात। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच शुरू की। जांच टीम मुंबई जाकर बयान दर्ज करेगी, दिल्ली में भी दर्ज हो सकता है बयान।
ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सईल का एनसीबी पर बड़ा आरोप। कहा शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ में एनसीबी की डील फाइनल हुई थी। 10 करोड़ रुपए वानखेड़े को जाने थे। आर्यन केस में वसूली के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने मुंबई की सेशंस कोर्ट में कहा, मेरी छवि खराब करने और जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। एनसीबी और एनसीपी के बीच झगड़ा और बढ़ा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले, वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म छिपाया, फर्जी आदमी है। वानखेड़े ने आरोपों को बताया झूठा। समीर वानखेड़े पर लेन देन का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सईल को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी। प्रभाकर की सुरक्षा में एक कांस्टेबल तैनात किया गया। आर्यन केस में फरार चल रहा गवाह किरण गुसावी लखनऊ के मड़ियाव पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेगा। एसएचओ मनोज सिंह का सरेंडर की बात से इनकार। कहा, कोई सरेंडर नहीं कर रहा। मुख्य गवाह किरण गुसावी को गिरफ्तार करने के लिए पुणे जल्द लखनऊ रवाना होगी पुलिस। अगर गुसावी ने सरेंडर नहीं किया तो लखनऊ में ही तलाश करेगी पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, क्रूज ड्रग्स केस में कोई व्यक्ति मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस केस दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। समीर वानखेड़े पर एक्शन की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक फर्जी दस्तावेज मामले में महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। गृह विभाग के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 अक्टूबर से 8 करोड़ जेल में बंद है आर्यन खान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार सभी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद फैसला लेगी। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल ने मुंबई पुलिस के समन का ईमेल से जवाब दिया। 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी रहते हुए नेताओं की फोन टैपिंग का आरोप। और अब नजर कुछ और जरूरी खबरों पर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। आतंकियों ने काकापोरा इलाके में ग्रेनेड से सेना के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जवानों के साथ खाना भी खाया। शाह ने सीआरपीएफ कैंप में ही रात्रि विश्राम किया। सीआरपीएफ कैंप में गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा, आपकी बहादुरी की वजह से देश के लोग घरों में चैन से सोते हैं। मैं यहां जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूं। श्रीनगर में हुंकार भरने के बाद गृहमंत्री अमित शाह डल झील पहुंचे। हाउस बोट फेस्टिवल का किया उद्घाटन। क्रूज की सवारी का भी लुत्फ उठाया। कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह का बेखौफ अंदाज दिखा। श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया। बोले, दिल से डर निकाल दीजिए। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले अमित शाह। लोगों से बोले, डर निकालिए। मैं यहां बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूं। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। माता की आरती के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। चुनावी राज्यों में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होगी। यूपी को पीएम मोदी का तोहफा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की। सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 अस्पतालों का लोकार्पण किया। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, परिवारवादियों ने यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल चलाई। अखिलेश का पलटवार। कहा, हमारी साइकिल महंगे पेट्रोल से नहीं चलती, इसलिए सरकार परेशान। यूपी के अयोध्या दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह रामलला का दर्शन करेंगे। कल सरयू घाट पर की आरती। भाषण से पहले लगाया जय श्री राम का नारा। कहा, सबको मिले अयोध्या आने का सौभाग्य। यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी। समाजवादी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। ललितेश त्रिपाठी ने थामा टीएमसी का दामन। सिलीगुड़ी में ममता और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता।
मिशन यूपी पर आएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। चलिए कुछ और सियासी खबर आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। यूपी की चुनावी लड़ाई अब अस्पताल पर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। तारापुर उपचुनाव को लेकर एक्शन में एनडीए। कानून मंत्री प्रमोद कुमार और बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव का जनसंपर्क अभियान। तारापुर में उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लालू यादव पर निशाना, बोले हमें वोट देंगे तो हम आपका विकास करेंगे, उनको वोट देंगे तो वो अपना विकास करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, उपचुनाव में जनता ने आशीर्वाद दे दिया, अब चुनौती कहां रही। यह आरजेडी नहीं, जनता और सरकार के बीच की लड़ाई है। तकरीबन 3 साल बाद बिहार उपचुनाव में प्रचार करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। 27 अक्टूबर को रैली को संबोधित करेंगे। जमानत मिलने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू। पप्पू यादव का लालू यादव पर निशाना, कहा पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू यादव, आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान, बोली पहले 15 किलोमीटर था तब अंदर आकर गोली चलाते थे, अब उन्हें 50 किलोमीटर तक लाने की कोशिश है। पंजाब के सर्वदलीय बैठक में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा केंद्र सरकार अपना फैसला तुरंत वापस ले। सिद्धू बोले केंद्र की पंजाब पर कंट्रोल की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने हरीश रावत पर उठाए सवाल, कहा पंजाब कांग्रेस जैसी अराजकता देखी नहीं। हरीश रावत बोले हालात ठीक है, ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम ने संबंधों के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। कई नेताओं के साथ अरूसा की पुरानी तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की, पूछा क्या ये सब भी आईएसआई एजेंट हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की। खाद्य तेलों की कीमत को लेकर केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्यों के साथ खाद्य सचिवों के साथ अहम बैठक की। केंद्र ने राज्य को स्टॉक सीमा आदेश जारी करने और लागू करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की सुबह 10:30 बजे होनी है अहम बैठक। महंगाई, विधानसभा चुनाव और कांग्रेस सदस्यता अभियान के मुद्दे पर चर्चा। दरअसल वो भीख मांगकर गुजारा करने वालों के बाल फ्री में काटते हैं और साथ ही उन्हें खाना भी खिलाते हैं, और ऐसा वो पिछले 27 साल से कर रहे हैं। सड़क पर बेघरों के हेयर कट कर रहे ये हैं देवराज। पेशे से हेयर डिजाइनर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये शहर की सड़कों पर घूम घूम कर बेघरों के बाल काटते हैं। ऐसा करने से उन्हें अच्छा महसूस होता है। देवराज का कहना है कि वो ऐसा 27 साल से कर रहे हैं। कोविड के कारण वो इन बेघरों के बाल सैलून में नहीं काट पा रहे, इसलिए वो खुद मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर इनके बाल काटने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देवराज ने एक और नया सैलून खोला है जहां वो हफ्ते के 4 दिन 12 साल से छोटे बच्चों के बाल बिल्कुल मुफ्त में काटते हैं। देवराज के इस अच्छे काम से एक संदेश बिल्कुल साफ है कि अच्छे काम करने के लिए पैसों की नहीं, नीयत की जरूरत होती है, और जहां चाह है वहां राह है। मुख्यमंत्री अमित शाह इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अमित शाह, आज वापस दिल्ली लौटेंगे और उसके पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह पुलवामा में। कल आपको बता दें पुलवामा के ही लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया था। सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की, भोजन भी उन्हीं लोगों के साथ किया और उसके बाद रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में ही किया। और इस वक्त पुलवामा में ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं अमित शाह। पहले श्रीनगर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, सुरक्षा के तमाम जो हालात हैं उसकी जानकारी ली और उसके बाद जम्मू गए, जम्मू में रैली की। कल
श्रीनगर में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन फिलहाल नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर श्रीनगर SKIMS मेडिकल कॉलेज के छात्रों और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के खिलाफ UAPA की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इन दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स पर रविवार को T20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप है। ये तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसकी जांच के बाद अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं में अगर किसी छात्र या छात्रा की गिरफ्तारी होती है तो उसे जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इस कानून का मुख्य मकसद आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद इसकी जांच के बाद अब UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। 24 अक्टूबर की तस्वीरें पाकिस्तान के समर्थन में दोनों ही जगहों पर छात्र नारेबाजी कर रहे थे। एक SKIMS कॉलेज श्रीनगर और दूसरा GMC कॉलेज श्रीनगर। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद इसकी जाँच की गई। उसके बाद UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, श्रीनगर की ही तरह पंजाब के संगरूर में भी कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, लेकिन वहां उन्हें ये गलती महंगी पड़ गई। इस रिपोर्ट को ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैच देख रहे थे एंड यूपी वाले अंदर आए सारे, और हम यहाँ पे पढ़ने आए। हम भी इंडियन हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। एंड बस थैंक यू, हमको सपोर्ट करो, हम कश्मीरी हैं। ये पंजाब के संगरूर में मौजूद भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है। रमन बॉयज हॉस्टल में कुछ छात्र जबरन एक कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे भी हैं। आरोप है कि रविवार रात T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद इन्होंने यहाँ रह रहे कुछ कश्मीरी छात्रों की पिटाई कर दी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। एंड बस थैंक यू, हमको सपोर्ट करो, हम कश्मीरी हैं। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर यूपी बिहार के छात्रों से इनकी तनातनी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये मैच के बाद में जो कंट्री जीता था उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान एंड दूसरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर जांच के बाद विवाद को मामूली बताया है। उस समय थोड़ा बहुत इनका आपस विवाद हुआ था, उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इशू कोई था, जैसे जोश में लड़के का हॉस्टल में रहने वाले, तो वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। किसी तरह का किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। संगरूर में कश्मीरी छात्रों पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मचा। कुछ पिटने वालों के साथ खड़े हुए तो कुछ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की क्लास लगाई। भारत के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा है, जो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जला रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते। हम अपने लड़कों के साथ खड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोरोना केसेस की बात कर ले। 5 दिन पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया। वैक्सीन लगवाने वाले अब लापरवाह होने लग गए हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो आपकी चिंता बढ़ा सकती है। कोलकाता के बाजारों में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। मंडियों में नो मास्क नो सेल के पोस्टर लगाए गए हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। अब आप एक और तस्वीर देखिए। ये कोलकाता की चिड़िया मोड़ क्रॉसिंग है। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस वाले हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और जो समझाने पर भी नहीं मान रहे उन्हें हाजत में ले जाने की तैयारी है।
बंगाल में कोरोना को लेकर ये सख्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होते ही कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्सवेर मध्य कोविड आमादेर दुख दिएছে, किन्तु उत्सवेर आनंदे मातोয়ারা হয়ে গিয়ে আমরা এগুলো ভুলে গেছি। ভুলে যাওয়াই বেটার। এখনো বাংলায় কন্ট্রোলে আছে, সেভাবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু প্রিকশন রাখতে হবে, মাস্কটা পরতে হবে। অনেকে আমি দেখেছি মাস্ক পরে না, আবার পরলেও নাকের নিচে পর্যন্ত পরে। এতে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে। মাস্কটা একটু পরতে হবে কষ্ট করে। আমিও পরি অলওয়েজ। पश्चिम बंगाल में राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को बीते बमुश्किल 10 दिन हुए हैं और यहाँ फिर से कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1000 प्रतिदिन के करीब पहुंच गई है। अगर पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 867 नए केस, 21 अक्टूबर को 833, 22 अक्टूबर को 846, 23 अक्टूबर को 974, 24 अक्टूबर को 989 और कल यानी 25 अक्टूबर को 805 नए मरीज सामने आए हैं। यही नहीं, दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़कर 2.3% हो गई है और 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा नए संक्रमित कोलकाता में मिल रहे हैं, जो एक घनी आबादी वाला शहर है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कोलकाता, हावड़ा और इससे लगे नॉर्थ 24 परगना में कुल 68 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। अब बंगाल के लोगों को भी चाहिए कि वो पिछली गलतियां न दोहराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाना बिल्कुल न भूलें। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म, वेब सीरीज और सीरियल्स की शूटिंग करना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हों, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये सवाल पूछ रहे हैं फिल्म निर्माताओं से। क्यों आश्रम नाम क्यों, और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं, 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो। नरोत्तम मिश्रा का ये गुस्सा फूटा वेब सीरीज आश्रम पर हुए विवाद को लेकर। दरअसल रविवार को भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ था। आरोप लगे थे कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर तोड़फोड़ की, क्रू को पीटा और डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। नरोत्तम मिश्रा इसी पर सरकार का पक्ष रखने आए और नया फरमान सुना दिया। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है, तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत ला दिया गया है, यानी इस पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर खुद सरकार की नजर है। ऐसे में सवाल उठता है कि भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग रुकवाने की कोशिश क्यों की। खैर, इस विवाद के बावजूद वेब सीरीज का फिल्मांकन जारी है। नवंबर का महीना नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पहाड़ों पर ठंड दस्तक देने लगी है। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बारिश के बाद भारी बर्फबारी ने मौसम सुहाना बना दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी से दिल्ली NCR में भी हल्की ठंड का एहसास होने लगा है।
हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी ने धौलाधार की पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ में दूसरी बार हुई बर्फबारी से दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के ही जोशीमठ में भारत चीन के बॉर्डर पर बसे गांव में बर्फबारी और बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगोत्री धाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मंदिर के चारों तरफ खड़ी पहाड़ियों को बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ देख सकते हैं। कल रात हुई बारिश के बाद हुई भारी बर्फबारी से हिमाचल के धर्मशाला में ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैलानी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला का रुख करने लगे हैं, लेकिन अचानक से बढ़ी ठंड से स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए अंगीठी का सहारा लेना पड़ रहा है। सैलानी इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी बदलते मौसम ने दस्तक दे दी है। कल शाम से ही हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हुई बर्फबारी ने तो भक्तों को और मुसीबत में डाल दिया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की आखिरी चरण की यात्रा चल रही है। केदारनाथ में ये इस मौसम की दूसरी बर्फबारी है। केदारनाथ की चोटियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। भारी बर्फबारी के कारण करीब 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। अब तक बाबा केदारनाथ के 1,64,402 भक्त दर्शन कर चुके हैं। ये नज़ारा है उत्तराखंड के जोशीमठ का, जो भारत चीन बॉर्डर से लगा हुआ गांव है। यहाँ पर भी सोमवार को भारी बारिश के बाद बर्फबारी हुई, जिसके चलते ठंड अचानक से बढ़ गई। स्थानीय लोगों को काम पर जाने के लिए बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। शाम के समय से हो रही बारिश के बीच भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। मंदिर के बाहर उफनते इस नदी के पानी से आ रहे शोर से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ बारिश कितनी हुई होगी। रात भर हुई बर्फबारी के बाद सुबह मौसम तो साफ हो गया, लेकिन गंगोत्री धाम के चारों ओर पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर अपना कब्जा जमा चुकी थी और ठंड का असर लोगों में साफ देखा जा सकता है। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों के बाद मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। एबीपी न्यूज से कहा किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक आज एनसीबी के डीजी से कर सकते हैं मुलाकात। एनसीबी के प्रमुख सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच शुरू की है। आज मुंबई जाएगी एनसीबी की विजिलेंस टीम। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जवानों के साथ खाना भी खाया। शाह ने सीआरपीएफ कैंप में ही रात्रि विश्राम भी किया। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का बेखौफ अंदाज नजर आया। श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। बोले, दिल से डर निकाल दीजिए। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक चुनावी राज्यों में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, परिवारवादियों ने यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल चलाई। अखिलेश का पलटवार, कहा हमारी साइकिल महंगे पेट्रोल से नहीं चलती, इसलिए सरकार परेशान। यूपी के अयोध्या दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करेंगे। कल सरयू घाट पर की आरती। भाषण से पहले लगाया जय श्री राम का नारा। कहा सबको मिले अयोध्या आने का सौभाग्य। टॉप 15 में कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी। समाजवादी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। यूपी की चुनावी लड़ाई अब सेहत पर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। खाद्य तेलों की कीमत को लेकर केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की। केंद्र ने राज्यों को स्टॉक सीमा आदेश जारी करने और लागू करने के निर्देश दिए। यूपी के कानपुर में राज्य का पहला जीका वायरस मरीज मिला। केंद्र ने चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम कानपुर भेजी।
और टॉप 15 में अब आपको कुछ और खबरें बता देते हैं। भोसले के लिए मनोज वाजपेयी और धनुष को असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार। दिवंगत सुशांत सिंह की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। दिल्ली में दिए गए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार। मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान। अभिनेता रजनीकांत को मिला सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। आज शाहरुख के बेटे आर्यन की ड्रग्स केस में जमानत पर सुनवाई होनी है। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक जमानत की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, लेकिन अब मामले में नए मोड़ आ गए हैं जिनका असर सुनवाई पर पड़ सकता है। 2 गवाह पहले ही लापता हैं। अब तो एक गवाह पलट गया है जिसने पूरी जांच को वसूली करार दिया है। आरोप लग रहे हैं कि पूरे केस में करोड़ों का खेल हो रहा था। इसके बाद जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ही अब जांच के घेरे में आ गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहानी शुरू हुई थी ड्रग्स के काले धंधे के खुलासे से, पहुंच गई वसूली, घूसखोरी और ब्लैकमेलिंग तक। जिसने डाला था ड्रग्स रैकेट का फंदा, अब उसी पर लगा है वसूली का आरोप। आज ड्रग्स कांड में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आर्यन खान को गिरफ्तार करने के पीछे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। इन्हीं के पास है आर्यन मामले की जांच, लेकिन अब खुद वानखेड़े आरोपों के घेरे में है। मामले से जुड़े एक गवाह प्रभाकर सैल ने 25 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। पकड़ में आया था तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर। प्रभाकर सैल ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें किरण गोसावी नाम का शख्स आर्यन खान की किसी से बातचीत कराता दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्राइवेट जासूस किरण गोसावी आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त उसका हाथ पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था। ये वही किरण गोसावी है जिसने आर्यन के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। वानखेड़े ने इसी किरण गोसावी और प्रभाकर सैल को मामले में गवाह बनाया है। दावा तो यहाँ तक है कि एनसीबी ने ब्लैंक पेपर पर प्रभाकर से साइन करवाए। रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा 3रे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं। वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। प्रभाकर सैल के आरोपों ने एनसीबी में खलबली मचा दी है। इसी का नतीजा ये हुआ कि एनसीबी को कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर सफाई देनी पड़ी। एफिडेविट समीर वानखेड़े का था तो दूसरा एनसीबी की तरफ से था। समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में कहा कि उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके परिवार को इस मामले में लाया जा रहा है जिस पर कोर्ट किसी तरह का आदेश पास करे। इसके अलावा एनसीबी ने अपनी एफिडेविट में कहा कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे करने की वजह से जो जांच चल रही है उसमें रुकावट पैदा किया जा रहा है। इसी के बाद समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया। वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश भी जारी किया गया है, जिसके लिए 3 सदस्यों की टीम कल मुंबई जाएगी। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट सर्कुलेट हो रहा था जो कि हमारे एक स्वतंत्र गवाह ने सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में एक रिपोर्ट भेजी है मुख्यालय पे। डीजी एनसीबी ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जो कि सतर्कता विभाग करेगा। तो सर अभी जैसे इंक्वायरी ऑर्डर की है आप बता रहे हैं, तो क्या जो केस अभी चल रहा है आर्यन खान वाला, समीर वानखेड़े जी उसकी जांच से अभी जुड़े रहेंगे? आज इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, आज पहला दिन है, तो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इसके संबंध में इस मामले में प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा, किरण गोसावी और शाहरुख के मैनेजर पूजा डडलानी से भी पूछताछ की जाएगी। वानखेड़े से भी उनका पक्ष लिया जाएगा। साथ ही सभी लोगों की कॉल रिकॉर्ड डिटेल का एनालिसिस किया जाएगा। गवाह प्रभाकर सैल के बयानों से आर्यन के खिलाफ केस भी कमजोर होगा और कोर्ट जमानत पर सुनवाई करते वक्त इस पर भी विचार कर सकती है।
हालांकि समीर वानखेड़े को हटाए जाने को लेकर वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है। तो गवाह प्रभाकर सैल ने तो सवाल खड़े किए ही हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार वसूली के खेल का आरोप लगा रहे हैं। कल तो उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए समीर पर मुस्लिम धर्म छिपाकर नौकरी पाने और फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप भी लगाया। आर्यन केस में समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ अब शिवसेना के संजय राउत भी कूद पड़े हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आर्यन केस की आंच और जांच समीर वानखेड़े पर आएगी। नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। इस केस में बॉलीवुड फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इमोशन है, ड्रामा है, सस्पेंस है। जिसने आरोप लगाया था वही अब आरोपों के घेरे में है। जिसके हाथ में जांच थी उसी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सैल ने रिश्वत और ब्लैंक पेपर पर साइन करने का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप लगा दिया। नवाब मलिक ने एक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें जन्म की तारीख 14 दिसंबर 1979 दर्ज है। पिता के नाम की जगह दाऊद कचरूची वानखेड़े लिखा है। साथ में एक एस्ट्रिक मार्क लगा है। सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े दर्ज है। मां के नाम की कॉलम में जाहिदा बानो लिखा है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम दर्ज है। नाम समीर लिखा है। नवाब मलिक सीधा आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा एससी कोटे से पास की है, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसी कैटेगरी नहीं है। ये यूपीएससी के उस साल के कैंडिडेट की लिस्ट है जब समीर वानखेड़े आईआरएस बने। इसकी कैटेगरी में समीर वानखेड़े ने खुद को एससी बताया है। इसे लेकर नवाब मलिक और वानखेड़े परिवार के बीच ठन गई है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। आउट किधर से आता है? मेरी पैदाइश ही मेरा वानखेड़े है, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा स्कूल वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा कॉलेज ज्ञानदेव वानखेड़े। एनसीसी सर्टिफिकेट में अंडर ऑफिसर था, वो ज्ञानदेव वानखेड़े है। एलएलबी में एडमिशन लिया, वो वानखेड़े ज्ञानदेव है। उसके बाद में एमए इकोनॉमिक्स में वो ज्ञानदेव वानखेड़े। ये कहाँ से लेके आता है? जिस अस्पताल के बर्थ सर्टिफिकेट पर विवाद हो रहा है वो अस्पताल अब भी मौजूद है, जिसे एक ट्रस्ट चलाता है। एबीपी न्यूज ने इसके ट्रस्टियों से बात की। वो एक जमाने में जब 1977 की शायद दिया है दिए बर्थ डेट, तो वो हॉस्पिटल काम्बेकर स्ट्रीट में कमुजाफर स्कूल है उसकी बिल्डिंग में था। ये जो सर्टिफिकेट है 1970 में, मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हूँ, तो उसका जो रिकॉर्ड नहीं, वो उस ज़माने में वहाँ पर था। वो ज़माने को शायद बहुत से ट्रस्टी भी चले गए होंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन आपको ट्रस्ट ऑफिस से वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं ट्रस्टियों से बात करूँगा कि भाई आप अपने रिकॉर्ड में देखिए, अगर रुका होगा तो आपको मिल जाएगा। और मगर होगा सही इसलिए कि बीएमसी के सर्टिफिकेट दी गई है और वहाँ हॉस्पिटल से गया होगा जब भी बीएमसी के पास। अब तक सिर्फ एनसीपी समीर वानखेड़े के खिलाफ थी, अब तो शिवसेना के संजय राउत भी कूद गए हैं, जबकि बीजेपी एनसीबी के पक्ष में मैदान में उतर आई है। सैम डिसोजा वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश का। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही जाती है। ड्रग मामले में अचानक से प्रभाकर को किसने सामने लाया? रातों रात उसके बोल कैसे बदल गए? सामने लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार के किस नेता का अदृश्य हाथ था? क्या मकसद है उनका?
लगातार एनसीबी को बदनाम करते हुए ड्रग माफिया का पहाड़ की तरह समर्थन महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक के आरोपों को आधार बनाकर जांच शुरू करने वाली है। ऐसे में मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या मुंबई में एंटीलिया कांड फिर से दोहराया जा रहा है? अब वक्त हो गया आपके पसंदीदा सेगमेंट आज के कार्टून का। इरफान जी स्टूडियो में मौजूद हैं, नजर डालते हैं कि आज वो क्या खास बना रहे हैं। आइए अब सीधा चलते हैं इरफान जी के पास और जानते हैं आज कार्टून के जरिए वो क्या कुछ बता रहे हैं हमें। कल ही ये बात हुई है कि अखिलेश यादव ने अब टीएमसी से गठजोड़ की बात की है। वो उन्हें कुछ सीटें देना चाहते हैं। हाल ही में आपको याद होगा उन्होंने राजभर से भी यही बातें की थी। कुल मिलाकर वो ये बता देना चाहते हैं कि वो देश भर से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने चाचा से नहीं, जो इस कार्टून में गा रहे हैं कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।